अन्नामलाई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि जिस तरीके से अब तक खबरें चल रही थी कि उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इन सारी खबरों पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। आप जानते ही हैं बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है। तमाम तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट जवाब किसी के पास नहीं है। कोई कह रहा है कि आरएसएस की पसंद का होगा, कोई कह रहा है कि मोदी शाह की पसंद का होगा, कोई कह रहा है कि दक्षिण से किसी चेहरे को लेकर आया जाएगा, कोई कह रहा है किसी महिला को इस बार मौका दिया जाएगा। लेकिन अन्नामलाई इस रेस में सबसे आगे बढ़ते हुए, आगे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का इससे ज्यादा खास और भरोसेमंद आदमी कौन हो सकता है जो राजनीति ही सिर्फ उनके लिए कर रहा है, जिसको किसी दूसरे नंबर के नेता से भी कोई मतलब नहीं है। अब अन्नामलाई को लेकर ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि भाई उनका पत्ता कट गया, इसी पर थोड़ा सा आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अनुपम जी, ये जो खबरें आ रही हैं कि अन्नामलाई का नाम तो हट गया लिस्ट से। देखिए, आपने जो पहली बात कही कि मोदी के लिए राजनीति करना, अन्नामलाई ने तो अपने बयान से ये साफ कर दिया था। जिस दिन अमित शाह ने ये ऐलान किया कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, अन्नामलाई ने उस दिन भी एक ये बात कही थी कि वो राजनीति में आए थे सिर्फ नरेंद्र मोदी के फेस को देखकर और नरेंद्र मोदी के लिए। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी जवाबदेही जो सेकंड नंबर की लीडरशिप है बीजेपी में, उसके लिए नहीं है। मतलब कि अगर सेकंड लीडरशिप बीजेपी की हावी होने की कोशिश करती है तो अन्नामलाई कुछ अपना रास्ता देख सकते हैं। तो क्या अन्नामलाई ऐसी भी नौबत में पहुंच जाएंगे जब वो पार्टी छोड़ देंगे, बीजेपी छोड़ देंगे? इस वक्त अन्नामलाई को लेकर दिल्ली में जो चर्चा चल रही है, हम उसी पर कुछ डिटेल बताना चाहते हैं। अन्नामलाई को लेकर पहले देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। अभी चुनाव तय समय को पार कर चुका है, मतलब अभी तक चुनाव हो जाना चाहिए था। और क्यों टला हुआ है ये चुनाव, क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे भी पूरा देश ये समझ चुका है, चीजें सामने आ चुकी हैं। आरएसएस बीजेपी की एक आम सहमति नहीं बन पा रही है। नाम तो कई सारे हैं, योग्य कई व्यक्ति मिल चुके हैं, लेकिन जो सहमति नहीं बनने वाली बात आ रही है, इसी वजह से अभी तक अनाउंसमेंट इसका नहीं हो पाया है कि कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। और एक चुनौती और है, बीजेपी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करेगी उससे पहले पार्टी को अपनी जितनी भी इकाइयां हैं अपनी, उनके अध्यक्षों की घोषणा, उन इकाइयों को पहले बना लेना होगा, उनके नए चेहरों को चुन लेना होगा, उसके बाद ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने जाएगी। इतना आसान नहीं। संसद में अमित शाह का बयान एक आपने सुना होगा, जब उन्होंने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा था कि 12 करोड़ लोगों से हमें ये चुनावी प्रक्रिया करानी पड़ती है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया ये होती है, लेकिन होता क्या है कि ये चुनाव नहीं होता। मतलब कहने के लिए बीजेपी का संविधान यही कहता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चुनाव के तहत चुना जाता है, बट आपको भी पता है कि इसमें चुनाव कुछ भी नहीं होता है। जो फॉर्म बंटता है वो फॉर्म एक ही या दो आदमी खरीदता है और एक पर्ची में नाम लिखा हुआ आता है, उसके नाम का कोई प्रस्ताव करता है और फिर वो अध्यक्ष बन जाता है। अमित शाह भी ऐसे चुने गए, नड्डा जी भी ऐसे चुने गए, सब ऐसे ही चुने जाते रहे हैं। ठीक, यहां पर अन्नामलाई को लेकर एक चर्चा ये थी कि बीजेपी इस बार दक्षिण भारत से, क्योंकि दक्षिण भारत से बीजेपी का अब पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखेंगे आप तो कोई अध्यक्ष नहीं रहा है। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी रहे, उनके बाद नितिन गडकरी आए, फिर राजनाथ सिंह का दौर आया, फिर नितिन गडकरी आए, फिर राजनाथ सिंह बनाए गए, फिर उसके बाद अमित शाह के पास आया, फिर जेपी नड्डा, एक लंबा दौर रहा। जो ये सारे लोग जो हैं उसमें से कोई दक्षिण भारत से प्रॉपर जुड़ा हुआ नहीं रहा। अनंत कुमार जैसे चेहरे कुछ सामने आए थे जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मतलब वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए। तो और उनकी मृत्यु के बाद फिर बड़ा चेहरा एक तेजस्वी सूर्या ही आए उधर से निकलकर। अब प्लान ये था बीजेपी का कि दक्षिण भारत से अगर किसी को बनाया जाए तो उसमें अन्नामलाई का नाम ऊपर रखा जाए, कम से कम चर्चा हो इस नाम पर कि अन्नामलाई बन रहे हैं। लेकिन इस वक्त बीजेपी ने अपने इस प्लान को थोड़ा सा डिले कर दिया है। अन्नामलाई को ऐसा माना जा रहा है कि वो उतने मैच्योर नहीं है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी कुर्सी को वो संभाल सकते हैं, और उस कुर्सी को संभालते हुए संगठन में वही तेवर बरकरार रख सकते हैं जैसा अमित शाह और जेपी नड्डा के दौर में रहा है। तो उनके नाम पर यहाँ पर एक जो मतलब होता है कि आप चुनते हैं और कुछ नामों को छांटते हैं, उस हिसाब से इनका नाम वहाँ पर छांट दिया गया। लेकिन सवाल यही था कि नरेंद्र मोदी से एक कमिटमेंट था, तो नरेंद्र मोदी के लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है कि कुछ ना कुछ सेट करें। जैसे कि आपने देखा, इसका एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, चिराग पासवान इसके एग्जाम्पल हैं। जब पशुपति पारस के साथ उनका खटपट हुआ, जब पार्टी किसकी है इस बात पर झगड़ा हुआ, चिराग पासवान को अपना सब कुछ गंवाना पड़ा।
वो मंत्रिमंडल से भी बाहर गए, पशुपति पारस मंत्रिमंडल में आए, लेकिन चिराग पासवान ये कहते रहे कि वो मोदी के हनुमान थे, हैं और रहेंगे। इसका फायदा उनको क्या हुआ? 2024 के चुनाव में पार्टी का जैसा भी परफॉर्मेंस रहा हो, बीजेपी का जैसा भी परफॉर्मेंस रहा हो, एनडीए का जैसा रहा हो, लेकिन चिराग पासवान केंद्र में सेंट्रल मिनिस्टर बनाए गए, स्टेट मिनिस्टर नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर बनाए गए। एक उनको उनका मंत्रालय अलग से दिया गया। तो सेम हाल अन्नामलई के साथ है। जो एक लॉयल्टी दिखाई है यहां पर अन्नामलई ने, इसके लिए बीजेपी के पास एक प्लान है। प्लान क्या है कि तेजस्वी सूर्या को अब रिप्लेस किया जाएगा अन्नामलई से, मतलब अन्नामलई को वहां डाला जाएगा जहां तेजस्वी सूर्या है, यानी कि युवा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। अन्नामलई युवा हैं, अच्छा बोलते हैं, युवाओं के बीच पॉपुलर हैं, आपने देखा भी होगा। अन्नामलई को लोग सुनना देखना पसंद भी करते हैं। आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, कोई दाग नहीं है, वर्दी पर कोई दाग नहीं है, कभी किसी करप्शन के मामले में नहीं फंसे। आमतौर पर ऐसा अधिकारियों के साथ पूरी लाइफ कोई अगर सर्विस करता है और बच के निकल जाता है साहब, तो एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है वो उसके लिए। कोई मतलब लाल कलम नहीं चला हुआ है सीआर पर, तो एक ये सारी चीज़ें उनके पॉजिटिव हैं और नरेंद्र मोदी इसीलिए बहुत उनको मानते भी हैं। आपने ये देखा होगा कि हाल के 10 सालों में 11 सालों में नरेंद्र मोदी का एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो रिकॉर्ड क्या रहा है? जितने भी तेज तर्रार अधिकारी हैं, आप आर.के. सिंह को उठाकर देख लीजिए, आप एस. जयशंकर को उठाकर देख लीजिए, इवन कि आर.सी.पी. सिंह जैसे लोग जो नीतीश कुमार के कभी खास हुआ करते थे, उन तक को बुलाकर नरेंद्र मोदी ने कम से कम ये एक मौका दिया। तो ये उनके साथ एक पॉजिटिव चीज़ें रही हैं। बीजेपी में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे चीज, राजेश्वर सिंह का नाम देख लीजिए, असीम अरुण का नाम देख लीजिए, कई ऐसे लोग रहे हैं जो बड़े लेवल पर अधिकारी रहे, एक बड़ी जिम्मेदारी रही। राजेश्वर सिंह वही आदमी हैं जिन्होंने सहारा इंडिया का घोटाला पूरा एक्सपोज किया था। मतलब हर आदमी के पास एक अपना अचीवमेंट है। पूर्व डीजीपी बीजेपी में हैं। तो ये सब सारी चीज़ें देखकर क्या आपको समझ में आती है? एक चीज़ें समझ में आती है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, मतलब जिनको पता है कि कैसे कोई प्लान बनाया जाए और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए, उनको अपने पास रखो। तभी तो एक नया विजन तैयार होगा कि हम कोई प्लान करते हैं, कुछ सोचते हैं, उसे कैसे लागू किया जाए। इसलिए अन्नामलई को नरेंद्र मोदी अपने पास ही रखना चाहते हैं और इसी लिहाज से अब उनके लिए प्लान यही है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस से तो बाहर कर दिया गया, लेकिन युवा अध्यक्ष की रेस में रखा गया है और सबसे प्रबल दावेदार वही हैं, अन्नामलई ही हैं। नहीं, लेकिन फिर अन्नामलई को लेकर तो सारी चीजें चलिए समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर सवाल तो मेरा जस का तस रह गया कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस रेस में? अगर ये नाम कटता है तो फिर और कौन? दक्षिण से अगर हम मानकर देखिए, अभी तीन ऑप्शन है। जैसा कि आपने शुरू में भी इस बात की चर्चा की, दक्षिण से इस बार इस चीज को टॉप पर रखा गया कि जो भी अध्यक्ष बने वो दक्षिण से बनेगा। इस चीज को अभी भी टॉप पर रखा गया है। अब वो दक्षिण से कौन हो सकता है, कितने चेहरे हैं, इस वक्त हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। जैसे कि बीएल संतोष इस वक्त मतलब पार्टी में संगठन के महासचिव हैं। बीएल संतोष, आपको याद होगा कि हमने 4-5 एंकर्स की टीम ने बैठकर एक पर्ची शो किया था। बिल्कुल। उस शो में हमने कई सारे नाम पर चर्चा भी की थी। बीएल संतोष एक ऐसे आदमी हैं जिनकी इजाजत के बगैर इस वक्त पार्टी में, लोग कहते हैं ना कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा, एक आदमी का नाम वो अक्सर भूल जाते हैं, वो नाम बीएल संतोष का है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे रहते हैं, वो पर्दे के पीछे के असली हीरो वही हैं। तो क्या और वो जाहिर सी बात है साउथ इंडिया से आते हैं, तो क्या वो हो सकते हैं? क्या उनका नाम आगे चल सकता है? तेजस्वी सूर्या भी एक नाम हो सकते हैं। हालांकि ये उनके नाम की चर्चा करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन यूथ लीडर हैं, अच्छा बोलते हैं। और आपने देखा वक्फ संशोधन कानून हो या फिर बाकी इससे पहले कई सारे मुद्दे, आर्टिकल 370 हटाया गया, उस वक्त उनका जो भाषण था कितना वायरल हुआ था। तेजस्वी सूर्या भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा राजनीतिक अनुभव कम है और बीजेपी में ऐसी परंपरा रही है कि हमेशा तजुर्बा को प्राथमिकता, तजुर्बेकार को प्राथमिकता मिलती है। तो ये चीज़ें देखकर तेजस्वी सूर्या का नाम थोड़ा सा पीछे बीजेपी खींच सकती है, लेकिन जो मेरा ऐसा प्रबल मानना है कि शायद अगर दक्षिण भारत से बनता है, जो कि अभी टॉप पर है, तो वो बीएल संतोष ही हो सकते हैं। अब आते हैं सेकंड नाम पर। उत्तर भारत से अगर किसी को बनाया जाएगा तो वो कौन होगा? उत्तर भारत में अभी इस पर बहुत लंबी बहस चल रही है। अब उत्तर भारत से बनेगा या दक्षिण भारत से बनेगा, या फिर कौन होगा, तीसरा कौन हो सकता है? एक नाम ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब ये भी इस बात पे भी चर्चा चल रही है कि आरएसएस ये चाहता है कि एक ऐसे किसी शख्स को बना दिया जाए जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी कंट्रोल रख सके। अभी ये कहा जा रहा है।
तो अब मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि ये नाम इसीलिए होल्ड है क्योंकि आरएसएस की सहमति नहीं बन पा रही है। जितने भी ऑप्शंस आए हैं उसमें आरएसएस की सहमति का इंतजार है। और बीएल संतोष के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो उनका आरएसएस का बैकग्राउंड रहा है, तो हो सकता है कि आरएसएस उनके नाम पर सहमत भी हो जाए। और दक्षिण भारत से आते हैं तो एक प्लस पॉइंट भी ये हो सकता है कि वो उनके नाम को आगे कर दिया जाए। उत्तर भारत से कोई आता है तो जाहिर सी बात है वो हार्डकोर हिंदुत्व का चेहरा ही होगा। अब वो कौन हो सकता है इस पर थोड़ा आपको मतलब इंतजार करना होगा। क्यों इंतजार करना होगा? क्योंकि आरएसएस की एक हाल में जो एक बड़ा बदलाव नजर आता है बॉडी लैंग्वेज में, वो ये कि हार्डकोर हिंदुत्व का चेहरा तो चाहिए, लेकिन वैसा चेहरा नहीं चाहिए जो मीडिया में आके कुछ भी बोल देता हो, कुछ हल्कापन वाली भाषा बोल देता हो या कुछ भी कर देता हो। ऐसा चेहरा नहीं चाहिए। तो आरएसएस इस पर भी जरूर विचार कर रहा होगा। शायद इस वजह से भी नाम अभी तक प्रस्तावित नहीं हो पाया है या आ नहीं पाया है। संजय जोशी का, जैसे कि हमने आपको कहा कि एक चर्चा चल रही थी संजय जोशी के नाम को लेकर। आपको भी पता है कि नरेंद्र मोदी के पुराने सहयोगी रह चुके हैं, बीच में बहुत विवाद हुआ था दोनों के बीच गुजरात में। हाँ, तो उनके नाम को भी कहा जा रहा है। लेकिन क्या संजय जोशी पर जो आरोप लगे थे बीच में, जो या जिस तरह की चीजें हैं उनके साथ, मतलब उनका बहुत सारी चीजें उनकी पब्लिक डोमेन में आज भी मौजूद है। तो बीजेपी भी ये नहीं चाहेगी कि पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचे और आरएसएस भी नहीं चाहेगा कि पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, शायद हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरा ऐसा इसी वजह से मानना है कि संजय जोशी शायद उस रेस से बाहर हो सकते हैं। और नॉर्थ इंडिया से अगर कोई बनता है तो शायद वो बिहार या यूपी से हो सकता है या वो एमपी से हो सकता है। ये इसका इंतजार करना होगा। तीसरा है कि महिला कोई बन सकती है। फिलहाल महिला में कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा है जो अमित शाह या जेपी नड्डा जैसा भागदौड़ कर सके। जैसे कि एक आंकड़ा आया था कि जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने 5 साल के भीतर लाखों किलोमीटर का ट्रैवल किया था, लाखों किलोमीटर का। अब सोचिए कि अमित शाह के दौर में वेस्ट बंगाल में मतलब औसत निकाला गया तो हर हफ्ते 40-40, 30-30 घंटे की बैठक हुई थी वेस्ट बंगाल के लिए। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक अध्यक्ष ऐसा है जो पार्टी की कमजोरी का एक पूरा मैप तैयार कर रहा है, उस पर काम कर रहा है। वैसा कोई लीडर चाहिए इस वक्त बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर, जो अमित शाह और जेपी नड्डा जैसा भागदौड़ कर सके। जिसमें कोई अगर महिला बनाई जाती है तो शायद वो यूथ होगी तभी ऐसा पॉसिबल है, या फिर कोई दूसरी महिला बनाई जाती है जो पार्टी की फेस बने। ऐसा इस वक्त कोई नजर नहीं आता। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी तीसरे विकल्प पर तो विचार नहीं कर रही होगी अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जहां इतना इंतजार किया हुआ थोड़ा सा और सही, क्योंकि अफवाहों का दौर और इस तरह की खबरों का दौर फिलहाल जारी है। लेकिन अन्नामलाई को लेकर जो अपडेट हमने आपको दी और बाकी अन्नामलाई से जुड़ी इस पूरी चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।